जी हाँ, मिस्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों की यात्रा पर निकले थे। अमेरिका की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मिस्र के लिए रवाना हो चुके हैं। अमेरिका में उनका ग्रैंड वेलकम रहा। दोनों ही देशों के बीच में रणनीतिक और आईटी और बिजनेस से जुड़ी हुई साझेदारियां हुई। बड़ी खबर की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मिस्र की राजधानी काहिरा के लिए रवाना हो गए। अमेरिका की सफल यात्रा के बाद 21 तोपों की सलामी के बाद प्रधानमंत्री मोदी की विदाई हुई। ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल अल सीसी से मुलाकात करेंगे। कारोबार आर्थिक सहयोग पर चर्चा होगी। 1997 के बाद यानी 26 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह मिस्र का दौरा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री अमेरिका से निकल चुके हैं। अब से कुछ देर बाद मिस्र की राजधानी काहिरा में लैंड करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अफ्रीकी महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश मिस्र। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अबू धाबी में ऐतिहासिक शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने सेल्फी भी ली थी। यह मस्जिद संयुक्त अरब अमीरात की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। 2017 में म्यांमार दौरे पर गए पीएम मोदी ने यंगून स्थित बहादुर शाह जफर की मजार और मस्जिद का दौरा किया था। 2018 में पीएम मोदी ओमान दौरे पर गए। दौरे में उन्होंने मस्कट की सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया। ये मस्जिद ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसे भारतीय पत्थरों से बनाया गया। 2018 में सिंगापुर में पीएम मोदी ने प्राचीन चिलुआ मस्जिद का दौरा किया था। 2018 में पीएम मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर भी गए थे। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति के साथ इस्तकलाल मस्जिद का दौरा किया। इस मस्जिद को दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है। और अब मिस्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश सिंह एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर हमारे साथ लाइव हैं। यूके देवनाथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। पहला राकेश सिंह आपका रुख कर लेता हूं। प्रधानमंत्री का एक सफल दौरा रहा अमेरिका का। सफल इस दौरे के उत्साह से लबरेज प्रधानमंत्री अफ्रीकी महाद्वीप के इस महत्वपूर्ण देश मिस्र गए हैं। दो देशों को क्या हासिल होने वाला है प्रधानमंत्री के इस दौरे से? देखिए राजीव, बायलैटरल ट्रेड के हिसाब से समझे तो ये दौरा काफ़ी अहम रहने वाला है, खास तौर पर भारत और इजिप्ट के। ये 2 दिवसीय प्रधानमंत्री का दौरा प्रधानमंत्री 17 बजकर भारतीय समयानुसार 5:55 पर जो है वहाँ पर पहुँचेंगे शाम को, और वहाँ पर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत होगा। उसके बाद कई कार्यक्रम हैं, जिस तरह से बायलैटरल टॉक्स है। इसके अलावा जो सिया का सबसे 1000 पुराना मस्जिद है वहाँ पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी इसी साल 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह में चीफ गेस्ट थे। यानी राजीव, आपको समझना होगा कि पिछले 6 महीने में जो दोनों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं उनकी मुलाकात होने जा रही है। और इस दृष्टिकोण से ये काफ़ी अहम माना जा रहा है, जहां द्विपक्षीय समझौते होंगे। साथ ही साथ 26 साल बाद ये अहम दौरा है। तो ऐसी स्थिति में न केवल आर्थिक बल्कि कई ऐसे समझौते हैं जिस पर इस विजिट पर प्रधानमंत्री के साथ उस पर समझौता होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आर्थिक क्षेत्र में और किस तरह से संबंध प्रगाढ़ किया जाए और जो अभी व्यापार है उसको दोगुना करने पर इस जोर दिया जाएगा। राजीव जी हाँ, व्यापार को दुगना करने पर जोर दिया जाएगा, आर्थिक संबंधों को बेहतर किया जाएगा। और उसके साथ जब दोनों देश आगे बढ़ेंगे तो अफ्रीकी महाद्वीप और एशिया महाद्वीप का ये एक सबसे बड़ा देश, सबसे प्रभावी देश भारत एक अलग गठजोड़ को यहाँ पर जन्म जरूर देंगे। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मुलाकात होनी है मिस्र के राष्ट्रपति के साथ, काहिरा में मुलाकात होनी है। मुद्दे कई रहेंगे, लेकिन इस बीच में ब्रिक्स को लेकर मिस्र बहुत ज्यादा उत्साहित है। उसने आवेदन किया है कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है। भारत भी चाहता था कि अफ्रीकी देशों को एक उचित जगह मिले, लिहाजा G20 में भारत उनको लाने की कोशिश कर रहा है। ये मुलाकात यूं ही नहीं होने वाली है, इसके पीछे बहुत सारी पिछली कहानियां, पिछले जो कदम हैं वो जिम्मेदार हैं। दोनों देश और विश्व क्या उम्मीद कर रहा है इस बैठक से? जी देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इजिप्ट यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है।
भारत और इजिप्ट के जो संबंध है वैसे तो एक सिविलाइजेशनल टाई है और इजिप्ट एक पुरानी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता रही है, भारत भी एक प्राचीन सभ्यता है और दोनों के बीच के ये सिविलाइजेशनल टाइज तो हैं ही। लेकिन वर्तमान समय में ये जो संबंध है उनका रणनीतिक महत्व भी बहुत है। जिस तरीके से पूरे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है, हथियारों की होड़ बढ़ रही है और मिडिल ईस्ट रीजन तो पहले से ही एक बेहद जटिल रीजन रहा है। ऐसे में इजिप्ट की अपनी जो है असुरक्षाएं भी हैं, इनसिक्योरिटीज भी हैं और इजिप्ट इन अपनी इनसिक्योरिटीज को एड्रेस करने के लिए भारत के साथ वो डिफेंस के कोऑपरेशन को गहरा करना चाहता है। भारत आने वाले समय में इजिप्ट को अपने जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बने हुए अनेक जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स को इजिप्ट को जो है सेल करेगा और इजिप्ट और भारत के बीच में जो डिफेंस ट्रेड है वो भी बढ़ने की पूरी संभावना है। तेजस जो एयरक्राफ्ट है इसके बारे में भी इजिप्ट ने अपनी अभिरुचि दिखाई है और वो आप देखिए तो GE F414 इंजन के भारत में बनने के बाद से तो तेजस की जो शक्ति है वो बहुत बढ़ जाएगी और हमारा जो मेक इन इंडिया का तो विजन रहता ही है, हम मेक फॉर द वर्ल्ड की भी बात करते हैं और इजिप्ट उसका एक बड़ा रेसिपिएंट कंट्री, एक ऐसा कंट्री जो कि भारत के साथ संबंध बढ़ा करके वहां भारत के बने हुए हथियारों को खरीदना चाहता है। तो इजिप्ट और भारत की जो रक्षा के संबंध हैं उसका भी भविष्य बेहद उज्जवल है। जहां तक आपने ब्रिक्स की बात कही तो जैसा कि मैंने कहा कि ब्रिक्स में इजिप्ट ने भी जाहिर है कि अपनी अभिरुचि दिखाई है, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया। ये इस बात को दर्शाता है कि जो बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपने कार्यों को सम्यक तरीके से पूरा करने में असफल रहा है। विश्व में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। यूएन रिफॉर्म्स की बात समय समय पर की जाती है लेकिन यूएन रिफॉर्म हो नहीं सकते हैं और ऐसे में जो तमाम राष्ट्र हैं वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं। ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अल्टरनेट है जो कि पूरे विश्व के सामने रखा गया है। तो इजिप्ट उसका पार्ट बन करके वो अपनी जो असुरक्षा को बढ़ते हुए जो रणनीतिक अनिश्चितता है उसको उस संकट को एड्रेस करना चाहता है और यही कारण है कि ब्रिक्स ने इजिप्ट ने इस ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है और ब्रिक्स में अनेक देशों ने शामिल होने की इच्छा जताई है जो कि विश्व में जो रणनीतिक अनिश्चितता की स्थिति को दर्शाता है। और जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि जो G20 में अफ्रीकन यूनियन को जगह मिलनी चाहिए और भारत ये चाहता है कि ऐसे देश जिनको सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता उनकी वॉइस बने। भारत जो है वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बनना चाहता है, बन गया है। आप देखिए तो ग्लोबल साउथ के जो राष्ट्रों की जो आवाज है भारत G20 के मन से भी उठा रहा है, G7 के मन से भी उठा रहा है और भारत ये चाहता है कि ऐसे राष्ट्र जिन्हें अभी तक सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है उसको जो है अनेक जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है चाहे G20 हो चाहे ब्रिक्स हो उसमें स्थान दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये भी भारत और इजिप्ट के संबंधों को और गहरा और प्रगाढ़ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसके पीछे एक बड़ी जिम्मेदारी ये इस बात की भी रही कि पिछले कई सालों में भारत के प्रधानमंत्री खासतौर पर मई 2014 की बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे और अब्दुल फतेह अल सीसी जून 2014 में सत्ता में आए थे और दोनों अभी भी अपने देशों की सत्ता में काबिज हैं, तो एक तरीके से दोनों का ही बराबर टेन्योर भी हो रहा है, दोनों मिलते रहे हैं। इस बार उनको चीफ गेस्ट बुलाया गया 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में भी। यूके देवनाथ साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मिस्र के साथ आर्थिक संबंध अपनी जगह हैं और आर्थिक संबंध हर देश एक दूसरे के साथ रखना चाहता है, लेकिन रक्षा को लेकर जो संबंध जिसमें मिस्र काफी उत्सुकता दिखा रहा है, LCA की बात करें, तेजस की, आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें या दूसरे और वेपन सिस्टम की बात करें जो भारत से लेना चाहता है, आपको कितनी नजदीकी लगती है और इसके रिपरकशंस क्या होंगे इन दोनों देशों के नजदीक आने के? दशकों से इजिप्ट और भारत के बीच में जो रिलेशंस रहे हैं वो बहुत मजबूत रहे हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट के डेज में भी प्रधानमंत्री भारत के तब प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वह और मिस्र के प्रेसिडेंट नासिर के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध थे। उसके बाद से भी मिस्र के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं।
मैं दर्शकों को भी बता सकता हूं कि 70, 80 और 90 के दशक में इजिप्शियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग हमारी एयरफोर्स के पायलट जाके करते थे, क्योंकि इजिप्शियन एयरफोर्स और भारत की एयरफोर्स के बीच में जो फाइटर विमान तो कॉमन थे। दोनों ही देश रूस से फाइटर विमान, युद्धक विमान और अटैक हेलीकॉप्टर लेते थे उस जमाने में। अभी फिलहाल रूस की जो इन्फ्लुएंस है वो इजिप्ट पे थोड़ा कम हो गया है और इजिप्ट पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। लेकिन बात रहती है कि इजिप्ट और भारत जो है अभी भी पास है, क्योंकि इजिप्ट में भारत का इंटरेस्ट ऐसे होता है कि इजिप्ट जो है वो गेटवे टू अफ्रीका है और इजिप्ट के जो संबंध है वो अरब देशों के ऊपर भी साथ बहुत अच्छे हैं। तो जब भी किसी अरब या मुस्लिम देश के साथ भारत डील करता है, ओआईसी के साथ डील करता है, तो इजिप्ट जो है हमेशा भारत के पक्ष में बात करता रहा है। जहां तक भारत में बने हुए अस्त्र शस्त्रों की बात है, इजिप्ट के जो डिफेंस अटैची हैं भारत में, उन्होंने कई बार तेजस, ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम्स के जो कॉम्प्लेक्स है उनका दौरा किया है और उन्होंने अपने देश में काफी एक फेवरेबल रिपोर्ट भेजी है। तो अगर सब सही रहा तो हो सकता है कि निकट भविष्य में इजिप्ट भारत से बड़ी मात्रा में अस्त्र और शस्त्र की इंपोर्ट करेगा। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि चीन जो है अफ्रीका के जिबूती में अपना एक नेवल बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत की नेवी जो है वो अरब महासागर के पश्चिमी तट पर, गल्फ ऑफ ओमान पर अक्सर पेट्रोलिंग के लिए जाती है। लेकिन जहां तक लाल सागर का सवाल है, क्योंकि लाल सागर से ही समुद्र बढ़ते हुए सुएज कैनल से आगे भूमध्य सागर तक जाता है, तो भारत की नेवी जो है वो भी इजिप्ट की नेवी के साथ अच्छा संबंध मेंटेन करती है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो भारत की नेवी इजिप्ट के किसी भी पोर्ट पर रेस्ट, रिक्यूबरेशन और जो सामान्य लॉजिस्टिक्स सप्लाईज होती हैं, जैसे कि रेशन, तेल, डीजल, इनका आदान प्रदान कर सके। तो आने वाले समय में इजिप्ट के साथ भारत के संबंध अच्छे होने वाले हैं। जी, अच्छे होने वाले हैं। संजीव जी मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं और आप दोनों से चर्चा कर हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री इन दौरों पर क्या हासिल करने जा रहे हैं देश के लिए। संजीव जी, कोई खास वजह आपको लगती है, वो खास पॉइंट्स कुछ आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद प्रधानमंत्री ने मिस्र को चुना? क्या ये वजह सिर्फ इतनी है कि अब्दुल फतेह अल सीसी ने उन्हें निमंत्रण दिया था, या इस वजह के और कोई मायने आपको समझ में आते हैं कि यही मौका चुना गया? अनम्यूट कर लें खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए, कोई जो विजिट प्लान की जाती है तो उसके पीछे एक गहरी तरीके से उसके बारे में विचार मंथन होता है और उसके बाद ही कोई विजिट होती है। जाहिर है कि भारत इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि जो मिडिल ईस्ट का जो रीजन है वो भी आने वाले समय में एक बेहद महत्वपूर्ण रीजन है और भारत का जो प्रभाव है इस क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में, जैसा कि मैं अपने पहले स्टेटमेंट में मैंने जिक्र किया कि भारत मेक इन इंडिया तो करता ही है, भारत मेक फॉर द वर्ल्ड की भी जो है विजन को रखता है। और भारत अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहा है उसको उसके लिए अनेक राष्ट्रों ने, अनेक देशों ने इसमें अपनी गहरी अभिरुचि दिखाई है उन इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए। और जाहिर है कि एक ऐसे समय में कि जब भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में टेक्नोलॉजी को लेकर के, खासकर जो GE F414 इंजन को लेकर के एक बड़ी डील हुई है और इसके तहत आने वाले समय में भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये जो इंजन है इसको को मैन्युफैक्चर करेंगे। और जाहिर है कि इसके बाद इसका जहां भी कहीं इस्तेमाल होगा, जैसे तेजस हमारे जो फाइटर जेट में इसका इस्तेमाल किया जाएगा और ये विश्व स्तरीय हो जाएगा। और इजिप्ट ने इस तेजस फाइटर जेट में भी अपनी अभिरुचि दिखाई है। तो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आने वाले समय में को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट तो करेंगे ही, साथ ही साथ जब इसका ये एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे दोनों इकोनॉमीज को भी फायदा होगा। और वो जो तमाम राष्ट्र हैं, इजिप्ट जैसे जो राष्ट्र हैं या जो इंडो पैसिफिक रीजन के कई राष्ट्र हैं, इन्होंने भी भारत के अनेक डिफेंस इक्विपमेंट्स में अपनी रुचि दिखाई है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत की जो इकोनॉमिक
जो पार्टनरशिप है, जो डिफेंस स्टेट है, जी। उसको भी इंडिकेट करता है। वो इशारे और दे रहा है, जो वो भारत- इशारे दे रहा है। और एक चीज और समझ में आ रही है, शब्द, क्योंकि आप लोगों की एक्सपर्टीज इसमें है, लेकिन ये एग्रेसिव डिप्लोमेसी का भी एक संकेत देता है कि भारत किस तरीके से ऑल आउट जा रहा है, हर देशों के पास जा रहा है, संबंधों को बेहतर कर रहा है। और जो भारत कभी हाथ फैलाकर खड़ा रहता था इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए, आज वो देना भी शुरू कर चुका है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, आपका संजीव श्रीवास्तव जी, आप दोनों का ही मेरे साथ जुड़ने के लिए।